नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले जितना भी पहले आप इस वीडियो को देख लें वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप ये समझ पाएंगे वास्तव में हमको एग्ज़ाम हॉल में क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उत्तर लेखन करना चाहिए, कैसी कॉपी मिलती है, कौन से पेन का यूज़ करना चाहिए, हेडिंग कैसे डाली जाती है, प्रश्नोत्तर कैसे लिखे जाते हैं, कॉपी में कितना स्पेस आपको मिलता है किस प्रश्न के लिए, और उसको सही तरीके से लिखने का क्या तरीका है जिससे कि आप एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस कर ले जाएं और अच्छे नंबर आप ला सकें। तो ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में करेंगे। आप अगर मुख्य परीक्षा 2023 की देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और अगर कोई इसको ऐसे समय पर देख रहा है जो वो अगली मुख्य परीक्षा के लिए देख रहा है तब भी सारी बातें जो है वही है जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। क्योंकि बेसिक आज का जो चर्चा का टॉपिक वो ये है कि हम परीक्षा कक्ष में कैसे 280 प्लस के इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सुनने में बड़ा जो है हैवी टारगेट लगता है, लेकिन हमारे जो बैच में हमारे साथ जो स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए ये टारगेट अब जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं रह गया है, यानी अब उनकी रीच में है। और जैसा मैंने बार बार कहा है, सभी प्लेटफॉर्म्स पे कहा है, टेलीग्राम पे भी कहा है कि 2023 के समीक्षा अधिकारी बैच से हम 50 सिलेक्शन देने जा रहे हैं कम से कम। और दूसरी घोषणा, टॉप 10 में हमारे जो है 1 से 2 स्टूडेंट कम से कम जरूर होंगे, हो सकता है टॉपर भी हमारे यहाँ से हो। और तीसरी घोषणा ये है कि 300 प्लस, यहाँ पर हमने 280 लिखा है, 300 प्लस का जो मार्क अगर कोई अचीव करेगा तो वो हमारे बैच का स्टूडेंट होगा। तो ये सारा कॉन्फिडेंस जो है 11 अगस्त से इस बैच में मेहनत चल रही थी उस वजह से है, और निश्चित रूप से जो है ये कॉन्फिडेंस हल्का फुल्का नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, कहीं जब रिजल्ट आएगा 2023 का तब एक बार फिर जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो लोग हमारे साथ जुड़कर अगली परीक्षा जो आ रही है, बहुत जल्द ही आ रही है, समीक्षा अधिकारी की 2026 के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के अभ्युदय बैच में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ जिसने भी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी की है प्री मेंस की, वो अच्छे से जान सकता है कि हम इस परीक्षा के लिए कितनी स्पेशलाइज्ड और कितनी रणनीतिक तरीके से तैयारी कराते हैं। खासकर जो है प्री के बाद मेंस में तो जो है बिल्कुल 1-to-1 कम्युनिकेशन रहता है। ऐसा नहीं लगता है किसी को कि ऑनलाइन हम पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन जो है हम कोई बैच में जुड़े हुए हैं। तो कोई देर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मान के चलिए कि इस साल 26 में आपको जुलाई, अगस्त या सितंबर तक प्री एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। मई, जून में आपको नोटिफिकेशन आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है। और अभी जो संभावित पद है 250 पदों का अध्याचन तैयार है, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, नोट्स मिलता है, प्री मेंस की पूरी तैयारी कराई जाती है, आपकी कॉपी चेक की जाती है, रेगुलर टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस होती है, आंसर राइटिंग की भी और प्रीलिम्स की भी, सब कुछ आपको मिलता है। PYQ भी यहाँ पर मिलता है। और बिल्कुल नया कोर्स है ये है। जैसे मान लीजिए किसी ने हमारा 2023 का बैच ज्वाइन किया था, वो सफल नहीं हो पाया होगा प्री में, अगर वो चाहे तो नए सिरे से यहाँ जुड़ सकता है। कोई भी पुराना वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरी तरह से रिफाइंड नया कोर्स तैयार किया गया है और वो जो है बिल्कुल सटीक जो है नए बैच के हिसाब से है। जुड़ने के लिए आपको ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबर में किसी पर भी बात कर लीजिए। प्रथम 500 स्टूडेंट जो हैं उनको विशेष छूट दी जा रही है, जब आप बात करेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये किताब होना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो भी सिलेबस है पूरा का पूरा इसमें कवर किया गया है, कोई भी सेगमेंट नहीं छोड़ा गया है। यहाँ तक कि निबंध का भी इसमें जो है हमने पूरा कवरेज किया है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इस किताब को जरूर ले लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीली वाली किताब, ये प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है। तो ये ब्लू वाली और ये पीली दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए, प्रीलिम्स मेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सभी बुक स्टॉल्स पे अवेलेबल है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप कहीं भी जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का शेड्यूल कैसा होता है। आपके पास है, आप लोग जानते हैं, मुझे पता है, ठीक है। तो
जैसे कि पहला दिन जो होता है परीक्षा का, हम यहाँ स्पेसिफिक डेट्स पे मत जाइए, केवल आपको मैं समय सारणी दिखा दे रहा हूँ कि परीक्षा होती कैसी है। पहले दिन सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक जो है सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। बिल्कुल ये प्रारंभिक परीक्षा जैसा होता है, ठीक है। 120 मार्क्स का ये होता है और अभी पूरा हम आगे डिटेल भी देखेंगे। उसके बाद अपराह्न का सत्र, यानी जो है आफ्टरनून में जो है क्या होगा, पहला खंड होगा आपका परंपरागत का, जिसको हम लोग हिंदी आलेखन कहते हैं, ठीक है। हिंदी आलेखन जो 100 नंबर का होता है। और उसी दिन दूसरे खंड में जैसे ही 2 बजे से 4:30 बजे तक ये परीक्षा हो जाएगी, 4:30 बजे आपको एग्जैक्ट OMR सहित अगली कॉपी दे दी जाएगी हिंदी ऑब्जेक्टिव की, ठीक है। हिंदी ऑब्जेक्टिव की आपको कॉपी मिल गई। 4:30 से 5 मतलब 30 मिनट में आपको 30 प्रश्न हल करने हैं। और यहीं पर सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। क्या होती हैं अभी हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद हम हिंदी निबंध की बात कर लेते हैं। ये बिल्कुल अगले दिन होता है, सुबह सुबह होता है 9:30 से 12:30, 3 घंटे में 3 निबंध लिखने होते हैं। 120 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। और ये पूरा जो है शेड्यूल आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अपने लक्ष्य पे एक बार गौर कर लेते हैं कि हमारा जो है टारगेट क्या है। जो मैं 280 की बात करता हूँ वो बार बार क्यों करता हूँ, आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर आप 2010 से लेके और 2023 के एक्सपेक्टेड तक हमने यहाँ पर लिख रखा है। ये जो बटे में आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, यानी जो टॉपर छात्र था RO सचिवालय का उसने प्राप्त किया वो मार्क्स हैं। और ये जो है लोएस्ट मार्क्स है उस कैटेगरी का, सबसे कम प्राप्त करने वाले छात्र का। सेम यहीं पर है, देखिए 294 तक जा चुकी है, 272 तक जा चुकी है 2021 में। और 2023 में एक्सपेक्टेड 280 प्लस लिखा है, लेकिन ये 300 के आसपास, 290 से 300 के आसपास भी जा सकता है। इसमें कोई ही संशय नहीं है, क्योंकि 2023 के विद्यार्थियों को पूरा 3 साल मिला और अच्छा खासा 6 से 7 महीने का समय मिला मेंस की तैयारी करने का, ठीक है। तो इसमें भी आप जो है आप एक सोच लीजिए कि अगर आपको हम एक सामान्य औसत बात करते हैं कि 280 प्लस RO सचिवालय के लिए जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उसके हैं, मान लीजिए नीचे वाले के 20 नंबर कम होंगे तो उसकी चिंता मत करिए, आप हमेशा जो है हायर साइड चलने की बात करिए, ठीक है। अब मुख्य परीक्षा की जो संरचना है, ठीक है, जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको सब पता है, जिन्होंने नहीं दिया है इसलिए मैं उसको भी बता दे रहा हूँ कि दोनों चीज़ें, इसमें बोर होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी सब चीज़ें हो जाएंगी। सामान्य अध्ययन बिल्कुल जैसे प्रीलिम्स में आपने देते हैं ठीक वैसे ही होता है, बस यहाँ पर 140 की जगह 120 प्रश्न हो जाते हैं और उसका पूर्णांक 20 हो जाता है। निगेटिव मार्किंग इसमें लागू है, 2 घंटे में 120 प्रश्न करने होते हैं। उसके बाद सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ जो पहले दिन होता है, हिंदी आलेखन के जस्ट बाद 30 प्रश्न होते हैं, 60 अंक होते हैं, 30 मिनट में करना होता है। यानी एक प्रश्न कितने का होता है, 2 नंबर का होता है, ठीक है। यानी 30 गुणे 2 बराबर 60 अंक आपके हो गए। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर एक भी प्रश्न गलत हुआ तो आपके दुगने जो है निगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे, क्योंकि दुगना अगर आपको मिल रहा है, एक प्रश्न का 2 नंबर मिल रहा है तो आपकी कटौती भी 1/3 में वैसे ही हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे जो मेंस के बच्चे होते हैं उनकी मार्कशीट में आप देखेंगे कि वो 50, 52, 45, 47 इस तरह के नंबर लाते हैं। और प्रीलिम्स में वही छात्र जो है 55 प्लस 56, 57, 58, 59, इवन 60 तक भी नंबर लेके आते हैं, ठीक है। तो चूंकि 2 फैक्टर है, एक तो जैसे ही आलेखन की कॉपी छीनी जा रही होती है, आलेखन की कॉपी एग्जामिनर लेता जाता है और OMR और आपको जो है इसका सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ का पेपर देते हुए चले जाते हैं। तो उस समय आप आलेखन को निपटा के बड़ी मुश्किल से 2.5 घंटे में आपने लिखा था, पता नहीं क्या छूटा क्या गलत हुआ, उस तनाव में पहले से ही होते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्टिव की कॉपी आती है तो आपको 2 से 3 मिनट 5 मिनट किसी किसी को लग जाते हैं OMR भरने में। OMR तो भरना ही भरना है, OMR में डिटेल्स भरने में। उसके बाद मान लीजिए कि आपके पास फ्रेश 25 मिनट हैं, उसी में आपको सोचना है, सारे लॉजिक भिड़ाने हैं। और अगर आपने जरा सा भी प्रश्न को पढ़ने में कंफ्यूजन कर ली, आप नहीं शब्द का नहीं भूल गए कि प्रश्न में नहीं लिखा है, या इनमें से कौन एक सा नहीं है, इनमें से कौन सा एक है,
या जरा सा आपको किसी दो शब्दों के बीच में कन्फ्यूजन हो गई तो आपके अगर 2, 3, 4 प्रश्न गलत हो गए तो आप अपने आप ऑटोमेटिक 50 के नीचे आ जाएंगे, 50 तक सिमट जाएंगे 60 में। ये एक बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर है जिसका आपको ध्यान रखना है कि भले ही आपके पास 25 मिनट हो, लेकिन अपने पूरे होश हवास में बिल्कुल अच्छे से प्रश्न को पढ़ के समझ के उत्तर दीजिए। और जिनमें आपको ज़बरदस्त कन्फ्यूजन है, आप लगते हैं कि तुक्का ही लगाना पड़ेगा, उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर तुक्का लगाना भारी पड़ेगा आपको हिंदी ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। सामान्य हिंदी आलेखन में 7 प्रश्न होते हैं टोटल। अभी आगे हम पूरी संरचना ही देखेंगे, मॉडल कॉपी ही देखने जा रहे हैं। 100 नंबर के होते हैं, 2.5 घंटे का समय मिलता है। ये प्रश्न पत्र इससे पहले होता है, ये इसके बाद होता है। ठीक है, अगर क्रम की बात करें, सुविधा के लिए ऐसे लिख दिया गया है। इसके बाद अगले दिन हिंदी निबंध होता है, जिसमें 3 निबंध लिखने होते हैं, 40 नंबर का एक निबंध होता है, 120 और 3 घंटे का समय होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें कहानी आप समझ गए। अब हम इसका अभ्यास करने जा रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि आयोग की मार्किंग का पैटर्न क्या है, मतलब किस सेगमेंट में हमको अधिकतम अंक कितने मिल सकते हैं। ठीक है, अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे जब हम पत्र लेखन पे आएंगे और गद्यांश पे आएंगे, सभी पे आएंगे, वहाँ भी बताएंगे कि इस सेगमेंट में अधिकतम क्या मार्किंग होती है। लेकिन अभी हम एक लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा लक्ष्य जो है क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 280 प्लस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप 120 अंक का जो है ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो आपको 80 या 80 से अधिक आपको रहना पड़ेगा। किसमें? जीएस में। यानी जीएस में आपके पास गलतियां करने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। ठीक है। दूसरा, हिंदी में हर हालत में 50 प्लस। अब देखिए जब प्री का पेपर होता है तो मैं इसको हमेशा 55 प्लस लिखता हूं, लेकिन मेंस में मैं इसको 50 प्लस लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि मेंस में लोग हिंदी ऑब्जेक्टिव में मार्क खा जाते हैं। ठीक है, एक तो प्रश्न भी कम से कम 2 से 3 ऐसे होते हैं जो विवादित हो जाते हैं बाद में, और आपको कभी भी रिवाइज आंसर की देखने को मिलती नहीं आयोग की तरफ से, तो वो संशय हमेशा बना रहता है और उसका निगेटिव इफेक्ट हुआ या पॉजिटिव इफेक्ट हुआ ये भी आप नहीं जान पाते हैं। इसलिए अगर आपको कोई प्रश्न ऐसा लगता है जिसका आप उत्तर नहीं दे पाएंगे लॉजिकली सोचने के बाद भी, तो आप उसको 1-2 प्रश्नों को स्किप करने में ही भलाई है, उसको आपको छेड़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 50 प्लस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इन 2 सेगमेंट में हम मान लेते हैं कि 130 तक जो है या 130 से ऊपर आप ले आए। ठीक है, ये आपको लाना ही लाना होगा। उसके बाद जो है 100 नंबर का होता है आपका सामान्य हिंदी की लिखित परीक्षा, जिसको परंपरागत आलेखन कहते हैं, सामान्य हिंदी आलेखन। इसमें देखिए, इसमें 60 से 65 नंबर तक मोस्टली लोग ले आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लक्ष्य है वो 70 का है, लेकिन हम इसको अभी यहाँ पर 70 लिखते हैं, अभी आपको बताते हैं। ठीक है, हमारा लक्ष्य 70 का है, क्योंकि देखिए अगर आपको आरओ सचिवालय लेना है, अच्छा हाँ, यहाँ पर आरओ सचिवालय की जब बात चल रही तो 2023 के विज्ञापन की बात कर लें। 2023 के विज्ञापन में 322 पद हैं आरओ सचिवालय, केवल आरओ सचिवालय के लिए। ठीक है, और ये पहली बार हो रहा है कि आरओ के पद इतने ज़्यादा हैं, 400 समथिंग पदों पर विज्ञापन आया है, उसमें 322 केवल आरओ सचिवालय के हैं, और उसके बाद जो है 9 + 3 यानी 12 पद और हैं जो आरओ के हैं, जो यूपीपीएससी और जो है राजस्व परिषद या निर्वाचन आयोग के। देख लीजिएगा विज्ञापन एक बार जो है, ये मुझे मोटा मोटा याद इसलिए बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस बार पहली बार ऐसा है कि सर्वाधिक पद जो है आरओ सचिवालय के हैं, और ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है कि अगर आप अच्छी फाइट दे पाए, अच्छे तरीके से कर पाए, तो आप आरओ सचिवालय पा जाएंगे। और जो क्योंकि पद कम होने के कारण पिछले वर्षों में इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त संघर्ष हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, इसके बाद हिंदी निबंध में अगर हम लक्ष्य देखें तो देखिए 65-70, 65-60 ये जो है कॉमन मार्किंग होती है। नॉर्मली जो है जो भी हल्की फुल्की या ठीक ठाक जिसको तैयारी कहते हैं वो किए हुए होगा, उसको जो है 65 नंबर तक आराम से मिल जाता है। थोड़ा सा अच्छा होगा तो 70 मिल जाएगा, लेकिन आपको जो है उससे अच्छा और करना है, आपको जाना है 75 तक। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसको जोड़ेंगे, अभी हम प्लस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम 130, 70 और 75 की बात कर रहे हैं,
तो ये जोड़ने पे आपको लगभग 275 आएगा। और जिसको टॉप करना है, टॉप 10 में जाना है, उनको कम से कम 280 प्लस जो है जाना होगा इस बार। ठीक है, तो ये गणित है, इस गणित को फॉलो करना होगा। यानी आपको हर हालत में आलेखन में 70 प्लस रहना है, निबंध में 75 प्लस रहना है। निबंध में 75 प्लस कब रहेंगे? जब आपको 25 के औसत से नंबर मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से आलेखन आपका बढ़िया होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव जो है 130 प्लस होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि लिमिटेशन क्या है आयोग की तरफ से। आयोग के जो मार्किंग पैटर्न है उसमें जो है वस्तुनिष्ठ में तो आप पूरे का पूरा ला सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप 180 में 180 अंक ला सकते हैं, 130 की जगह 140 ला सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिनकी तैयारी अच्छी होती है। लेकिन जो हमारा सामान्य हिंदी आलेखन है इसमें 60-65% जो है कॉमन रेंज है जो सबको मिलती है। लेकिन जिनका सिलेक्शन होता है वो 70 से 75 के बीच जो है इसमें लेके आते हैं। 75 से ऊपर जो है बहुत कम ही लोगों को देखा गया है कि आलेखन में मिला हो। ठीक है, तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर हो गया। दूसरा, अगर हम निबंध की बात कर लें तो निबंध में भी 65 से 70 वाली रेंज जो है ये कॉमन रेंज है। मतलब 60, 65 और 70 ये नंबर जो है सभी सामान्य विद्यार्थियों को मिलते हैं जो सामान्य तरीके से लिखते हैं। लेकिन जो लोग अच्छा लिखते हैं और वो जो है मेरिट में जाते हैं, टॉप करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो है आरओ सचिवालय जैसी पोस्टों पे जाते हैं, वो हमेशा 75 प्लस होते हैं। यानी इसमें क्या लिमिटेशन है? आप इसमें 80, 85 और 90 तक भी जा सके। पिछले वर्षों में इस तरह के उदाहरण देखने को मिले हैं। तो निबंध यहाँ पर जो है आपका मजबूत होना चाहिए। लेकिन अगर हम एक अधिकतम मान के चलते हैं कि आपको 75 लाने ही लाने हैं, तो जो है आप यहीं पर लिमिट हो जाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? इस गणित से क्या निष्कर्ष निकला? इस गणित से इस निष्कर्ष निकला कि आप आलेखन को जब सबसे अच्छी तरीके से लिखेंगे, निबंध को जब सबसे अच्छी तरह से लिखेंगे, तो आप 70 और 75 वाले ब्रैकेट को पार करके 70 प्लस 75 प्लस में चले जाएंगे। लेकिन उससे ऊपर जो है आयोग जो है नंबर बहुत ही विरले केसेज में, यानी बहुत रेयरेस्ट केसेज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी लिमिटिंग फैक्टर हो गई। फिर सिलेक्शन कैसे लेना है, 280 प्लस कैसे जाना है, या 280, 275, 70 कैसे जाना है, वो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, यानी जो मेरिट डिसाइड करेगी, जो टॉपर की सूची डिसाइड करेगी, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव पेपर से डिसाइड करेगी। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि आपको किसी भी स्थिति में ऑब्जेक्टिव पेपर में 130 से नीचे तो बिल्कुल नहीं रहना है। प्रयास यही करना है कि 130 प्लस जाना है। नेगेटिव मार्किंग को आपको इसी तरह से हैंडल करके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो ये जो है अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारा लक्ष्य 280 है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अब परीक्षा कक्ष में हम चलते हैं, उससे पहले कुछ सावधानियां हैं जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखी होती हैं। ठीक है, आपका जब भी एडमिट कार्ड आए उसके पीछे जो कुछ भी लिखा हुआ कि आप क्लिप बोर्ड ले जा सकते हैं, आप ये इरेज़र नहीं ले जा सकते, आप ब्लेड नहीं ले जा सकते, आप पेन ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि OMR ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से भरा जाता है। ठीक है, बाकी जो पेन की बात है कि मुख्य परीक्षा आप किन पेनों से लिख सकते हैं, तो आप बॉल पॉइंट पेन या जेल पेन दोनों में से कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। बस कलर का विशेष ध्यान रखिएगा कि ब्लू और ब्लैक के अलावा आलेखन की कॉपी पे कोई और पेन नहीं चलना चाहिए। ठीक है, या तो नीला या तो काला। और सीधी सी बात है कि ब्लू पेन से आपको सब कुछ लिखना है और आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं या हेडिंग्स डाल सकते हैं। ठीक है, या बीच में जैसे निबंध में आपने कोटेशंस लिखे तो आप कोटेशंस उसको लिख के जो है मतलब आप एक तरह से उसको हाईलाइट ही कर रहे हैं। तो ब्लैक और ब्लू दो पेन आपको यूज़ करने हैं, इसके अलावा किसी भी और कलर का पेन यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब जो है हमारा जो है पहले प्रश्न पत्र की बात करते हैं। पहला प्रश्न पत्र हमारा GS ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो आपका जो है सुबह की पाली में होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो इसमें आपको 120 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, यानी प्रश्न का दबाव आपका कम हो गया, प्रश्न कम है, प्री से कम है। 140 होते थे, 120 हो गया। अब 120 हो गया, समय 2 घंटा है, इसलिए आपको पूरी इसमें समझदारी से जो है ध्यान देते हुए तो 120 में आपको जो है बड़ा टफ टारगेट क्लियर करना है 80 प्लस का। ठीक है,
80 प्लस का टारगेट क्लियर करना है। इसके लिए आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार होने चाहिए, ल्यूसेंट तैयार होनी चाहिए, साथ में जिस संस्थान जहां से भी आप पढ़ रहे हैं उसके नोट्स, उसके वीडियो लेक्चर्स, जो भी आपने स्वयं के नोट्स बनाए हैं, सबका जो है खूब रिवीजन चाहिए। और कम से कम 9 महीने का जो है करंट अफेयर्स बिल्कुल आपको जो है कंठस्थ होना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए। क्वेश्चंस का लेवल बहुत हार्ड नहीं होता है मेंस में, ठीक है, सामान्य स्तर के, औसत स्तर के मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये लक्ष्य इतना ज़्यादा कठिन है नहीं जितना देखने में लगता है। और दूसरा एडवांटेज क्या है, आप प्रीलिम्स में अच्छे से पढ़ के आए हैं, आप यहाँ पर लगातार रिवीजन कर रहे हैं अगर, तो आप ये जो है करके आएंगे। हमारे स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं और प्रिपरेशन जो है उनकी ये है कि वो निश्चित रूप से इस बेंचमार्क को क्लियर कर लेंगे। इसी तरह से हिंदी के बारे में हमने चर्चा की ही कि किसी भी स्थिति में 50 प्लस रहना है, वैसे 55 प्लस आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप काम होके, शांत होके, समझदारी से इसको हल करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलता है, सबसे पहले तो आपका काम है कि आप OMR में जो भी सूचनाएं भर रहे हैं, बुकलेट नंबर भर रहे हैं, सीरियल नंबर भर रहे हैं, कॉपी का प्रश्न पत्र का, उसके अलावा अपना रोल नंबर भर रहे हैं, सेंटर कोड भर रहे हैं, उसको बहुत ही सावधानी से जो है पहले आप, जैसे मान लीजिए आपको भरना है अपना रोल नंबर, ठीक है, आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 और ये जो है नीचे गोले बने हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 तक ही हम बना लेते हैं, मतलब ज़्यादातर लोग, आप लोग ऐसे ही करते हैं। 1 मान लीजिए भरना है और ये 0 था, ठीक है, ये 0 है, तो 1 पे आपने पहले बिंदी रख लीजिए पूरा सर्किल ब्लैक करने से पहले, 2 पे आप बिंदी रख लीजिए, 3 पे बिंदी रख लीजिए, 4 पे बिंदी रख लीजिए। अब इसके बाद सर्कल ब्लैक करिए। सेम यही जब आप ABCD ऑप्शंस में करते हैं तब भी आपको यही करना चाहिए, पहले एक बार बिंदी रख के एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए दोबारा, फिर आप भरिए, ठीक है। परीक्षा में छोटी छोटी कमियां हमको जो है बाहर कर सकती हैं, इस बात का बहुत ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही शांत होके, बहुत ही अच्छे स्थिर चित्त से आपको सब चीज़ें करनी है और उसकी शुरुआत यहीं से होती है। अगर आप सेंटर पे टाइम से पहुंचे हुए हैं तो निश्चित रूप से जो है आपको जो है ये सब भरने में बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा 5 मिनट में ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाती हैं। उसके बाद प्रश्न पत्र जब एग्जामिनर के द्वारा खोलने को कहा जाता है तो सबसे पहले प्रश्न पत्र को एक बार पूरा आप पढ़ सकते हैं और जैसे ही आप देख रहे हैं उनमें आप जो है टिक लगाते चले जाइए पेंसिल से कि हाँ कौन कौन से प्रश्न हमको आते हैं जिनका सटीक उत्तर आप तुरंत दे पा रहे हैं, कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिनको आप पहले बाद में सोचेंगे। उसके बाद ध्यान रखिएगा कभी भी OMR को ये ना सोचिएगा कि 120 प्रश्न पहले हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम OMR भरेंगे, क्योंकि उसमें अगर आपने OMR भरने में एक भी सीरियल गलत कर दिया, क्योंकि निगेटिव मार्किंग का एग्जाम है, निश्चित रूप से आप कुछ क्वेश्चन तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। 80 प्लस लाने हैं तो ये मान के चलिए कि 110 115 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, 5-7 या मैक्सिमम 10 प्रश्न आप छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप कम प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे तो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए आपको हर हालत में 110 तक 115 तक क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ 5-7-10 क्वेश्चन ऐसे जो आपको लगता है कि बिल्कुल अगर हम इनको टच करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, तो उनको आपको छोड़ना ही बेहतर है, वहाँ पर रिस्क लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। लेकिन अगर 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ पर रिस्क जरूर लें, क्योंकि बिना रिस्क के जो है इतना बड़ा टारगेट हासिल करना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो मान लीजिए आप 5 प्रश्नों, आप 10-10 प्रश्नों का उत्तर देते चलिए, आपने 10 प्रश्न सॉल्व कर लिए, 10 का उत्तर दे लीजिए, ठीक है। और टेक्निक वही है कि मान लीजिए इसका B लगाना है तो B पे हमने कर लिया, C लगाना है C पे बिंदी रख ली, उसके बाद हमने ब्लैक किया, ठीक है। उससे आपकी सीरियल भी मिलान होता रहेगा कि हाँ पहला, तीसरा, 5वां हमने छोड़ा है, फिर 6ठा, 7वां, तो ये आप देखते रहेंगे। इसके बाद सामान्य हिंदी लिखित परीक्षा और जो है निबंध, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे मॉडल कॉपी देखने के साथ में। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि हमारी कॉपी जो एग्ज़ाम की होती है वो क्या होती है। जैसे ये A4 सीट है, आप यही साइज उसका समझ के चलिए, ये A4 सीट है और ये जो है मैंने पूरा एक प्रश्न पत्र हल कर रखा है इसमें, मॉडल प्रश्न पत्र, जिससे आप समझ सके कि कैसे चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। ये देखिए मार्जिन होते हैं दोनों साइड,
ऊपर भी मार्जिन होता है जो कवर्ड होता है, यानी लाइन खिंची होती है। आपको इस मार्जिन और इस मार्जिन में कुछ नहीं लिखना है, जो कुछ लिखना है इन दोनों मार्जिन के बीच का जो स्पेस है उसमें लिखना है। इससे ऊपर भी कुछ नहीं लिखना है, और नीचे हालांकि कोई लाइन नहीं होती है, लेकिन बहुत नीचे तक नहीं ले जाना। जहाँ नीचे कोई लाइन नहीं होती, जहाँ तक ये लाइन खिंची है, जहाँ तक स्पेस है वहीं तक लिखना है। कुछ लोग वहाँ घिच पिच करके जो है ज़बरदस्ती लिखने करने को वो नहीं करना है। आपको अगर लगता है कि यहाँ पर मेरा पूरा कंटेंट नहीं आ रहा तो आप अगले पेज पर उसको ले जाएं। तो ये जो है कॉपी की संरचना हो गई, ठीक है। अब जैसे ये गद्यांश दिया हुआ है, उसके लिए ये दिया हुआ है। तो लगभग कितने पन्ने होते हैं जो है इसमें 16-17 पन्ने की ये कॉपी होती है, ठीक है। पर्याप्त स्पेस होता है, कुछ जगहों पे स्पेस कम होता है, जैसे पत्र लेखन है, और उसके अलावा जो है मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं, उनमें स्पेस कम होता है। बाकी सभी में स्पेस जो है प्रॉपर होता है। निबंध की जो कॉपी आपको मिलती है उसमें लगभग 8 पेज, मतलब 8 पेज आपको एक निबंध लिखने को मिलता है। लेकिन आपको ये नहीं है कि आपको 8 पन्ने भरने हैं। आपकी शब्द सीमा 600 शब्द है, 700, 800, 900 तक आप लिखिए। जो पन्ने ब्लैंक बच रहे हैं उनको आप जो है काट दीजिए या ब्लैंक ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जहाँ से हर जो है खंड यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये एक साथ नहीं लिखा हुआ होगा। 8 पन्ने बाद फिर दूसरा खंड आ जाएगा, फिर 8 पन्ने बाद तीसरा खंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लगभग 8 पन्ने होते हैं। किसी साल वो 9 भी हो सकते हैं, किसी साल 7 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि लगभग 8 पन्ने ये होते हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले जो है ये देख लेना है कि कितना कितना स्पेस हमको मिला है। उस स्पेस के हिसाब से ही आपको आंसर राइटिंग की प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो मैं ये आपको कॉपी दिखा लेता हूँ, फिर आपको जो है पीपीटी पर जो है इसका एक एक सेगमेंट वाइज दिखाऊंगा। इस तरह से आप देखेंगे लगभग 3 पन्ने में आपको क्या होता है, जो आपका गद्यांश मिलता है उसका सारांश, शीर्षक और अपठित रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होती है। तब भी इतना जगह आपको बच जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद ये एक पन्ने पर जो है एक सरकारी पत्र छपा होगा, जिसको आपको सारणी रूप में लिखना होता है, जो 15 नंबर वाला होता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से होगा, और इसके लिए पूरा एक पन्ना, कभी कभी उससे भी ज़्यादा आपको दिया होता है, जहाँ पर आप सारणी रूप में उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पत्रलेखन के 3 प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न तो सबसे ऊपर से ही शुरू होगा, तो आपको जो है विशेषता और उसका प्रारूप बना सकते हैं। एक पन्ने पे भी बना सकते हैं, अगले पन्ने पे भी ले जा सकते हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद जो है मतलब पत्र में आपको लगभग 1.5 पन्ने का जो है मिलता है, इसलिए आपके पास बहुत ज़्यादा जो है बड़े पत्र लिखने का नहीं होता। तो आप जब उसको तैयार करते हैं तो आपको छोटे पत्र तैयार करने चाहिए, जिनमें कम से कम शब्दों में आप उसको लिख सकें, ठीक है। यहाँ से दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे, हमने दूसरे प्रश्न का वहाँ पर विशेषताएं वगैरह लिख दी थी, परिभाषा लिख दी थी, और अगले पूरे पन्ने पर जो है हमने उसका प्रारूप बना दिया। इसके बाद जो है फिर तीसरा प्रश्न पत्रलेखन का शुरू हुआ, उसकी विशेषताएं और बाकी चीज़ें लिख दी, और अगले पन्ने पर उसका पूरा हमने प्रारूप बना दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 हो गए। मतलब एक पत्र ऐसा होता है जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है ये जो पारिभाषिक शब्दावली है, उसके लिए कभी कभी 2 पन्ने भी मिलते हैं, कभी कभी 1 पन्ने भी मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको केवल 10 शब्द लिखने हैं, तो उसमें कोई तनाव की बात नहीं है, वो आपको 1 पन्ने से कम में भी जो है आपका काम चल जाएगा। इसके बाद मुहावरे लोकोक्ति में एक बाउंडेशन होती है कि आपको 1 पन्ने में ही 5 मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है और उसका अर्थ भी लिखना है, ठीक है। तो 1 पन्ने पर देखिए जैसे मैंने एडजस्ट किया है, अगर आप छोटे वाक्य प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर के लिए लगभग 2 से 3 पन्ने मिलते हैं, कोई समस्या नहीं रहती है, और आपको 50 शब्द की लिमिट होती है, 5 प्रश्न होते हैं, जो है लगभग जो है 10 नंबर का ये सेगमेंट होता है। तो जैसे हमने 2.5 यहाँ पर लिख दिया, 2 वहाँ पर लिख दिया, 3 वहाँ पर लिख दिया, 2 इस पन्ने पर लिख दिए, ठीक है। तो हमारा ये पूरा हो गया। इस तरह से रफ कार्य के लिए भी आपको स्थान मिलता है। तो अब हम एक एक को समझते हैं, एक एक सेगमेंट को, कि कैसे हमको आंसर राइटिंग करती है। सबसे पहले जब आप कॉपी खोलेंगे तो पहला प्रश्न आपको इस तरह का एक गद्यांश होगा, उसमें 3 या 4 रेखांकित अंश होंगे, प्रायः 3 ही होते हैं, ठीक है। टोटल जो है और
इसमें सबसे पहला प्रश्न आपका होता है, जहां पर खत्म हो रहा वहीं पर आपसे पूछा जाता है प्रस्तुत गद्य अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो ठीक है, तो शीर्षक जो है लिखने में दो तरह से आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पर्याप्त स्पेस है तो आप क्या करेंगे, शीर्षक को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। जैसे ये आपने गद्यांश पूरा देख लिया, ये मैंने सब कुछ बोल्ड कर रखा है और रेड भी कर रखा है, लेकिन आपको कहीं भी रेड या ग्रीन या जो है इस तरह के पेन का यूज़ नहीं करना है। आपको स्पष्ट रूप से बोर्ड पे दिखाई दे, इसलिए मैंने जो है इसको कलरफुल कर रखा है। ठीक है, तो जैसे 3 आपको रेखांकित अंश दिख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा पैरा है, थोड़ा सा बड़ा पैरा है, और इसकी आपको जो है व्याख्या करनी है, और जो है इसका जो है पूरा रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है और सारांश कर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है होता है प्रस्तुत गद्य का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आप, कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं आज की डेट में, वो उनका बताने का तरीका अलग अलग होता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आपके पास शीर्षक लिखने का आप सीधा सीधा शीर्षक लिख देते हैं तब भी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। शीर्षक में कोई नंबर की कटौती नहीं होती है। अगर ये सटीक है तो आपको 3 में 3 पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, शीर्षक लिखने में क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमको 5 शब्दों से बड़ा शीर्षक नहीं लिखना चाहिए। शीर्षक वो होना चाहिए जिसका सबसे ज़्यादा बार रिपीटिशन, जिन शब्दों का सबसे ज़्यादा बार रिपीटिशन इस पूरे पैरा में आया है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, जैसे हमने लिखा एकांत और आत्म संवाद, तो इसका सबसे ज़्यादा एकांत से शुरू हुआ, एकांत हर जगह आप देखेंगे एकांत आएगा। आत्म संवाद का भी जो है इसमें सब जगह वर्णन आएगा या संवाद का। तो एकांत और आत्म संवाद, मतलब जितना सिंपलेस्ट आप लिखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा बड़ा लिख दें, इसमें जितनी चीज़ें आ रही हैं उसको सबको कवर कर लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। केवल जो सेंट्रल आइडिया है उसको आप पकड़िए, और सीधा सा जो है जो तरीका है शीर्षक पहचानने का, आपको ये देखना होगा कि कौन से शब्द सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, उसके आधार पर हमने लिख दिया। अगर आपके पास समय है, आप जो है आपका अभ्यास अच्छा है कि आप 2.5 घंटे में पूरा पेपर कर लेते हैं, आपने खूब प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप थोड़ा सा इसका औचित्य भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ना एग्जामिनर आपसे अपेक्षा है। आप ये लिख सकते हैं कि गद्यांश का केंद्रीय भाव ये है, इसमें इन चीज़ों की चर्चा की गई है, अतः इसका उपयुक्त शीर्षक ये होगा। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर उसको थोड़ा सा आप जो है विस्तारित कर सकते हैं, अगर आप इसको हैंडल कर पाए। हैंडल करने का मतलब है कि अगर आपका अभ्यास है कि 2.5 घंटे में आप जो है पूरा प्रश्न पत्र बार बार कई प्रश्न पत्र आपने हल किए हैं और आप समयबद्ध तरीके से कर ले जाते हैं, तो आपके लिए ये कठिन नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों को टाइम मैनेजमेंट की समस्या है वो जो है बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ठीक है, उसके बाद सारांश लिखते हैं। तो जो पूरा गद्यांश हमारा है, ठीक है, जैसे ये गद्यांश थोड़ा सा बड़ा है, काफ़ी बड़ा गद्यांश अगर देखा जाए तो इसका हमको 1/3, कितना 1/3, 1/3 हमको जो है इसका सारांश लिखना है। कितना 1/3। सारांश में क्या है, आपको गद्यांश के एग्जैक्ट शब्दों को बार बार रिपीट नहीं करना है, एग्जैक्ट उसके क्रम व्यवस्था को नहीं फॉलो करना है। आपको गद्यांश को 3 बार अच्छे से पढ़ना है, 4 बार अच्छे से पढ़ना है। जब आपको समझ में आ जाए कि इसका केंद्रीय भाव क्या है, तो अब आप उस केंद्रीय भाव को दिमाग में रखकर गद्यांश को बंद कर दीजिए। अब आप लिखना शुरू करिए। अब आप ये मान लीजिए कि आप उस केंद्रीय भाव पर एक छोटा सा निबंध लिख रहे हैं, या दूसरे शब्दों में कह लें आप उसका पल्लवन कर रहे हैं, आप उसका विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल अपने शब्दों में। आपको जरूरी नहीं कि बहुत कठिन संस्कृत लिखनी है, बहुत प्योर साहित्यिक हिंदी लिखनी है। जो आपके अपने शब्द हो, बेहतर से बेहतर आपको वो लिखना है। ठीक है, एक जो सबसे बड़ी सावधानी है, आपकी मात्रा पाई यानी वर्तनी की गलती नहीं होनी चाहिए। आपको अगर वर्तनी की गलती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कितना भी अच्छा लिख के आएंगे वो सब गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी चीज, आपको ये जो अलाइनमेंट है, ये मार्जिन लाइन है दोनों तरफ, इसकी सीध में ही आपके अपने पैरा को रखना है। ठीक है, ये जब भी पैरा शुरू करना है किसी भी चीज में, तो आपको 2 शब्द या 1 शब्द का स्पेस छोड़ के शुरू करना है, यहां से सटा के नहीं शुरू करना है। ये पहचान ही होती है कि हम नया पैरा लिख रहे हैं। ठीक है, और सारांश आप लिख रहे हैं तो उसमें आप लेखक का हवाला दें तो और बेहतर होगा, कि लेखक के अनुसार, गद्यखंड के अनुसार, ठीक है,
या लेखक ये कहना चाहता है, लेखक का ये मानना है, क्योंकि ये आपका गद्यखंड नहीं है, आपने जो है इसको नहीं बनाया, आपको ये लेखक के अनुसार लिख रहे हैं, आप लेखक के भावों को, विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। हो सकता है इसमें कोई ऐसी बात लिखी हो जिससे आप खुद सहमत ना हो, या जो है आप मॉरली उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हो, लेकिन आपको मजबूरी है कि आपकी परीक्षा में लिखना पड़ रहा है, तो आप हमेशा ये लिखेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा कि लेखक का कथन है, लेखक के अनुसार लेखक ये कहना चाहता है, ठीक है। लेकिन लेखक के प्रति सम्मान सूचक शब्दों को जो है लगाकर हमेशा लिखेंगे, ये नहीं कि लेखक का कहना है कि, इस तरह से नहीं, लेखक कहना चाहते हैं कि, ठीक है, थोड़ा सा जो है सम्मान सूचक। तो जैसे 1/3 आपको यहाँ पर लिखना है, ये 1/3 आपका यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब इसमें आपको कितने मिलते हैं, 6 नंबर का ये होता है, ठीक है। सामान्य रूप से आप देखेंगे 3 नंबर जो है, 2 से 3 नंबर ही सभी को मिलते हैं। जिसकी राइटिंग अच्छी है, ठीक है, जिसके शब्दों का चयन अच्छा है, जिसने भाव को अच्छे से पकड़कर उसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है अपने शब्दों में, उसको 4 या 4+ भी मिल सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए, अगर एक भी गलती आपने की है, मतलब आपने कहीं काटा पीटी कर दी, आपकी जो है राइटिंग नहीं अच्छी है, आपने 2 लाइनों के बीच प्रॉपर गैप नहीं दिया है, आपका अलाइनमेंट सही नहीं है, आपने वाक्य वर्तनी की अशुद्धि की है, तो ये नंबर सिमट के आपके 2 से 3 आ जाएंगे। आपने हर तरह से परफेक्ट लिखा है तो आपको मैक्सिमम 4 ही नंबर मिल सकते हैं। 4 से ऊपर पाने के लिए, 4 से ऊपर मिलता ही नहीं है, यही एक लिमिटेशन है जो मैं आपसे कह रहा था, ठीक है। हो सकता है कभी किसी को मिला हो, लेकिन 4 से ऊपर जो है सुनाई नहीं पड़ता है, ठीक। उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लीजिए। ये जो है, इसमें 3 अंश जो है अक्सर दिए जाते हैं, जैसा मैंने इसमें दिखाया आपको। तो 4 × 3 यानी 3 अंश है, 4 4 है, इसमें आपको 12 अंक का कुल ये होता है। अब हाँ, हमेशा जो है जब आपको उत्तर लिखना है तो यहाँ पर उत्तर क्रमांक 1 का लिख सकते हैं, या प्रश्नोत्तर 1 का, इस तरह से, ठीक है। प्रश्नोत्तर 1 का खा, प्रश्नोत्तर 1 का गा, ठीक है। बहुत ज्यादा उसके बारे में लिखना, क्योंकि प्रश्न आपको पहले से निर्धारित जगह पे छपा हुआ मिलेगा। जैसे ये है, ये छपा हुआ है यहाँ पर पहले से, ये आपको खुद नहीं लिखना है। आयोग की कॉपी में हर जगह पर प्रश्न पहले से छपा मिलेगा आपको, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्पेस जो है समझना है कि कितना स्पेस है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर, हमने तो सांकेतिक रूप से लिख दिया कि प्रश्नोत्तर 1 का गा। अब इसमें हम पहला रेखांकित अंश लिख रहे हैं, तो आपको जरूरी नहीं कि आप रेखांकित अंश को पूरा लिखिए। आप चाहे तो रेखांकित अंश को यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं, सीधे आप इसका जो है क्या लिखने लगेंगे, इसकी व्याख्या लिखने लगेंगे। ये मैंने केवल संकेत के लिए दिया है। या आप लिखना भी चाहते हैं तो आप पहला अक्षर लिखिए, एकांत का ... आखिरी में जाते हैं, ठीक है, बस। क्योंकि जगह होती है, कोई समस्या नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप वो भी मत लिखिए, आप सीधा सीधा 1 का गा लिखिए। अब इसको आपको कितने गुना विस्तारित करना है, 3 से 4 गुना, आदर्श रूप से 3 गुना, और 4 गुना तक जो है इसमें मान्य है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कितना आपको इसको 3 या 4 गुना तक ले जाना है, 3 गुना तक ले जाएं तो बढ़िया है। अब जो है आप शुरुआत इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस कथन का आशय है, या इस गद्य खंड का आशय है, क्योंकि वो गद्य का खंड है, ठीक है। इस रेखांकित अंश का आशय है, या इस रेखांकित अंश के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है, लेखक ये बताना चाहते हैं, ठीक है। तो या इसके माध्यम से लेखक का ये कथन है, कुछ भी करके आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप अपने शब्दों में पूरा उसको व्याख्या करिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उसकी मैं बात कर लूँ। जैसे कुछ शिक्षक महोदय हैं, वो ससंदर्भ व्याख्या लिखवाते हैं बच्चों को। तो आप देखिए, प्रश्न पत्र में कहीं ससंदर्भ व्याख्या नहीं पूछी गई है, आपसे केवल व्याख्या पूछी गई है। जब हम लोग हाई स्कूल, इंटर में हाई स्कूल पेपर देते थे, वहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रश्न पत्र पे लिख के आता है ससंदर्भ व्याख्या, ठीक है। और कुछ लेखक महोदय, कुछ शिक्षक महोदय ये भी कहते हैं कि जो इसमें क्लिष्ट शब्द हैं उनका नीचे शब्दार्थ भी लिख देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, कौन क्या पढ़ा रहा है, कौन क्या बता रहा है, ये मेरा जो है किसी को क्रिटिसाइज करने का या किसी की पद्धति को गलत कहने का आशय नहीं है। मेरा ये कहना है कि जितना आपसे प्रश्न में पूछा गया है उतना करिए, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है, और आपको उसी में अभी लेटर जैसे जो है
जिसमें फॉर्मेट बनाने में बहुत समय लग जाता है, वो सब करने हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं, जब तक आप अपना समय बांट कर नहीं करेंगे तब तक आप इसको अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप 3 से 4 गुना इसकी व्याख्या कर दीजिए और उसमें आपको कोई भी सूक्ति, उदाहरण, कविता, कहानी, ये सब भी लिखने की, मतलब उस संदर्भ वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा सीधा जितनी अच्छी व्याख्या कर पाइए करिए। अब यहाँ पर लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। 4 नंबर में 2 नंबर लगभग सभी को मिल जाता है। जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की होती हैं, काट पीट की होती है, शब्द सीमा का पालन नहीं किया होता है, उनको उठा के एग्जामिनर 1 नंबर दे देता है, ठीक है। वहीं पर किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखा है तो उसको 3 नंबर मिल जाते हैं। मतलब वो हर प्रकार से सही है, उसका जो है शब्द सीमा भी ठीक है, उसने कोई त्रुटि भी नहीं की है, उसने जो लिखा है मतलब उसके अक्षर, उसकी राइटिंग इतनी सुंदर है कि लेखक प्रभावित हो गया है, और उसने जो लिखा है वो बहुत ही अच्छी भावात्मक प्रस्तुति है, पूरी व्याख्या है। ऐसे में आपको 3 नंबर इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज आपको 2 नंबर मिलता है, अधिकतम आपको 3 नंबर मिलता है। 4 नंबर का कभी भी किसी ने नहीं देखा है, ठीक है, मेरी तो जानकारी में नहीं है। इसी तरह से आपको दूसरे रेखांकित अंश को डालना है और उसकी व्याख्या कर देनी है, तीसरा रेखांकित अंश डालना है, उसकी व्याख्या कर देनी है, ठीक है। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ तक हमने देख लिया। इसके बाद अगला आपको मिलेगा एक पत्र। ये एक सरकारी पत्र होगा, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो पत्र होता है ये जैसा वास्तविक परीक्षा में फॉर्मेट बनाना होता है, प्रारूप बनाना होता है या उदाहरण बनाना होता है, उस तरह का नहीं होता है। कभी कभी इसमें पत्र संख्या कहीं और जा रही होती है, सेवा में प्रेषक कहीं और जा रहे होते हैं, ठीक है। मतलब ये अगर आप इसको एक आदर्श प्रारूप बनाकर नकल करने की कोशिश करेंगे तो आपका फॉर्मेट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक सांकेतिक है, इसका आपको सार लेखन करना है, इसकी सारणी बनानी है, उसलिए ये जो है किसी व्यवस्थित फॉर्मेट में नहीं होता। मैंने तो तब भी इसको बहुत फॉर्मेट में बना दिया है, ऐसे भी अच्छा सा उसमें नहीं बना होता, मतलब फॉर्मेट, ठीक है। तो इसके फॉर्मेट पे मत जाइएगा, केवल आपको जो चीज़ें इसमें से उठानी है उसके बारे में देखिएगा, ठीक है। प्रेषक, सेवा में संख्या, ठीक है, स्थान, दिनांक, और इसका आपको जो है पूरा जीस्ट निकालना होता है, इसका आपको संक्षेपीकरण करना होता है, ठीक है, सार लिखना होता है। और अगर पत्र में प्रतिलिपि दी गई है तो उसके बारे में भी वर्णन करना होता है। अब इसको कैसे हल करेंगे? लगभग 1 पन्ना तो आपको मिलता ही है। अगर आपके पास समय है और आपको पता है तो आप सारणीयन के बारे में 4 लाइन लिख दीजिए कि सारणीयन क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है, ठीक है। हालांकि इससे नंबर बढ़ेंगे, हो सकता है थोड़ा सा एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए, लेकिन नंबर कटेंगे नहीं। इस चीज़ के लिए मत परेशान होइएगा कि आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। आप चाहें तो सीधे सीधे जो है, क्योंकि प्रश्न की डिमांड है सारणी का सार लेखन करना है, आपको सारणी बनानी है। ये जरूरी नहीं कि आप उसके बारे में उसकी परिभाषा और महत्व बताएं, लेकिन अगर आप बता सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। फिर सबसे पहले आप जानते हैं सारणी रूप में क्रम संख्या लिखा जाता है, फिर पत्र संख्या, स्थान एवं तिथि, प्रेषक, प्रेषित और विषय वस्तु। ये सब जो है हम लोग जो क्लासेज में पढ़ते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका जिक्र नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे। इसके लिए आप जो है पेंसिल का सहारा ले सकते हैं, पेंसिल से आप जो है लाइनें खींच लीजिए और हमेशा विषय वस्तु वाले कॉलम को बड़ा बनाइए, इसको बड़ा बनाइए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा लिखना है, यहाँ पर आपको कम लिखना है। अगर प्रतिलिपि दी गई है तो प्रतिलिपि को आप नीचे इस तरह से 2 नंबर डाल के लिख सकते हैं। प्रतिलिपि में 2 लोग को दिया गया है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 डाल के इसको लिख सकते हैं। और प्रतिलिपि में आपको पूरा विषय वस्तु दोबारा नहीं लिखना है, यहाँ पर लिख देंगे आप जो है कि उपरोक्त ऊपर के अनुसार ही समान विषय वस्तु के उपरोक्त पद की ही पृष्ठांकित करके प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई, यानी इसका आपका प्रयोजन आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप तदैव नहीं लिखेंगे, यहाँ पर तदैव लिखने का अर्थ है कि यही पत्र संख्या यहाँ भी है, लेकिन हमेशा ये मिला लें कि क्या यहाँ पर पत्र संख्या डिफरेंट तो नहीं है। अगर डिफरेंट है तो नीचे जो है तदैव ना लिख के वो दूसरी पत्र संख्या लिखी जाएगी। स्थान और तिथि हमेशा एक ही होती है, प्रेषक हमेशा पत्र का एक ही होता है, प्रेषित बदल जाते हैं, यहाँ पर ऊपर वाला आ जाता है, यहाँ पर नीचे जिनको प्रतिलिपि की गई है उनको आ जाता है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 जितनी भी प्रतिलिपि हो आप इसमें लिख सकते हैं। और कुछ लोग प्रतिलिपि यहाँ लिखते हैं, प्रेषित में ही यहाँ 1, 2 डाल के यहाँ पर प्रतिलिपि कर देते हैं, ठीक है। तो
वो लिखना जो है बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप अलग से लिखेंगे तो वो हाईलाइट होके आएगा कि आपको पता है कि प्रतिलिपि के बारे में क्या करना है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों 15 नंबर का होता है। इसमें एवरेज मार्किंग 9 से 10 नंबर होती है। अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है, कोई गलती नहीं है, किसी तरह का एक बिंदी की भी गलती नहीं है, किसी वर्तनी की, बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ही जो है जैसे पत्र बड़ा था तो देखिए यहाँ पर शब्द सीमा के अनुसार ही हमने लिखा है, ठीक है। छोटा से छोटा लिखना है और विषय वस्तु में पूरी बात आ भी जानी है, इसका ध्यान रखना है। तो यही इसमें मेन बात है। अगर आपने मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है तो आपको 11 से 12 मिल जाएगा, इससे ऊपर जो है इसमें 15 में नहीं मिलते हैं, ठीक है। 10 नंबर मोस्ट कॉमन है जो सभी को मिलते हैं, 9 से 10, और जिसने भी काट पीट की है, गलती की है, वो सब 7-8 पे जाके सिमट जाते हैं, 50% पे जाके सिमट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब इसी पत्र का जो सारणी में सार लेखन किया गया है, मैं यहाँ पर बड़ा करके भी दिखा रहा हूँ, आप पीछे तो ऐसे दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर चाहें तो 2-4 लाइन की परिभाषा लिख सकते हैं, उसका प्रयोजन लिख सकते हैं कि सार लेखन क्यों किया जाता है, ठीक है। सारणी का सार लेखन सारणी में क्यों किया जाता है, इसका क्या महत्व है। ना करना चाहे तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर दीजिए, सीधे सीधे पूरे पन्ने पर आप सारणी बना दीजिए जिस तरह से यहाँ बनाई गई है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर वही चीज़ है जो पीछे हमने दिखाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आ नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो हम लोग क्लास में पढ़ते ही रहते हैं। अगला जो है प्रश्न आ गया। अब पत्र लेखन के मूल प्रश्न शुरू हुए हैं, जो हमारा तीसरा प्रश्न होता है। अब हम जो है जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न ऊपर से ही लिखा है, 1.5 पन्ना हर पत्र के मिलता है, कभी कभी 2 पन्ना भी मिल जाता है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, अर्ध सरकारी पत्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखित प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2-3 टर्म है, एक तो लिखित प्रारूप है, एक होता है उदाहरण, एक होता है केवल प्रारूप, प्रारूप का आलेखन, इस तरह से लिख के आता है प्रश्न में, प्रारूप का आलेखन कीजिए, ठीक है। उदाहरण युक्त प्रारूप बनाइए, उदाहरण युक्त प्रारूप, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि सैद्धांतिक बात क्या सही है और प्रैक्टिकल बात क्या सही है, ठीक है। तो प्रारूप का जो मतलब होता है, केवल प्रारूप आपसे पूछा गया है तो प्रारूप का मतलब हो गया ब्लैंक वाला प्रारूप, जिसमें हम डॉट 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 लगाकर बनाते हैं, जैसे ये बना हुआ है, ठीक। लिखित प्रारूप में बहुत कंफ्यूजन है, हर शिक्षक या हर व्यक्ति इसकी अलग व्याख्या करता है। यहाँ तक कि जो सेलेक्टेड लोग हैं उनमें भी आप पूछेंगे तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, ठीक है। मेरा कहना यह है कि लिखित प्रारूप जैसा कोई प्रारूप नहीं होता है, क्योंकि सारे प्रारूप ही लिखित होते हैं, तो उसमें लिखित का जो है क्या मतलब होता है। 2021 का अगर आपने प्रश्न पत्र देखा होगा तो उसमें एक प्रश्न में लिखित प्रारूप पूछा गया है, अगले ही प्रश्न में उदाहरण युक्त प्रारूप पूछा गया है। तो लिखित प्रारूप अगर उदाहरण युक्त प्रारूप से अलग होता तो उदाहरण का कहीं जिक्र ही नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो उदाहरण अलग हो, इसका अर्थ यह है कि उदाहरण युक्त प्रारूप अलग है, लिखित प्रारूप अलग है। लिखित प्रारूप का जो मेरे हिसाब से सीधा सीधा अर्थ है वो ये है, ठीक है। और उदाहरण युक्त प्रारूप का जो है क्या मतलब है कि आपको पूरा पूरा जो है उदाहरण देना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया, मतलब कुछ भी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, पूरा आपको जो है कंटेंट इसमें लिख देना है, पूरा पत्र बना देना है, ठीक है। चलिए, और उदाहरण युक्त प्रारूप का मतलब तो आप समझ ही गए, है ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि लिखित प्रारूप में उदाहरण बनाना चाहिए, ठीक है। मैं एक प्रायोगिक बात करता हूं कि जिन लोगों ने अपनी कॉपियां देखी हैं उन्होंने अगर लिखित प्रारूप में उदाहरण बनाया था तो उनको भी 6 नंबर मिले हैं, यानी लिखित प्रारूप में उदाहरण बनाने पर आपके नंबर नहीं कटने। सैद्धांतिक बात यह है कि आपको ब्लैंक प्रारूप बनाना चाहिए। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो डॉट डॉट वाला प्रारूप बनाइए, आप चाहें तो पूरा प्रारूप बनाइए, आपके नंबर किसी पे नहीं कटेंगे, आप निश्चिंत होकर बनाइए, कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो प्रारूप में भी पूरा प्रारूप बना सकते हैं, पूरा आप जो है उदाहरण भर सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऊपर है, उसमें कोई नंबर नहीं कटने वाली बात है। लेकिन आपको जो भी बनाना है वो बढ़िया स्ट्रक्चर के साथ, बढ़िया फ्रेमवर्क के साथ, बढ़िया अलाइनमेंट के साथ, हर नियम का जो प्रारूप का है उसको पालन करते हुए बनाना है। इसलिए
आप चाहे उदाहरण बनाइए चाहे केवल प्रारूप बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उदाहरण पूछे जाने पर ब्लैंक प्रारूप बनाते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये स्पष्ट हो गई बात कि लिखित प्रारूप या उदाहरण में आप उदाहरण बना सकते हैं, कोई रोक टोक उसके लिए नहीं है। ठीक है, उससे नंबर नहीं कटते हैं। तो जैसे ये पूछा गया, अब इसमें सबसे पहले प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। कभी कभी पूछता है कि आशय स्पष्ट कीजिए, प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सभी में पहला आपको क्या काम करना है, उस पत्र की एक विशेषता लिखनी है, उसकी एक परिभाषा लिखनी है, जो हमारी किताब में भी है, हम क्लास में भी आपको पढ़ाते हैं। उसकी परिभाषा लिख दीजिए और 5 मिनिमम विशेषताएं उसकी लिख दीजिए। विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए? विशेषताएं वो वाली होनी चाहिए जो कॉमन वाली ना हो, मतलब वो उस पत्र के लिए स्पेसिफिकली जो है, जैसे अर्थशास्त्रकारी पत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये औपचारिक पत्र होते हुए भी अनौपचारिक शैली में लिखा जाता है। ठीक है, ये व्यक्तिगत पत्र की श्रेणी में आता है। ये इसकी क्या है, ये इसकी पेक्यूलियर फीचर है जो किसी और पत्र में नहीं कॉमन है। तो जो इस पत्र के लिए बिल्कुल पेक्यूलियर फीचर्स हों वो आपको यहाँ पर 5 मिनिमम लिखिए। समय है तो आप 10 भी लिखिए, कोई रोक टोक नहीं है, जितना समय जितना स्पेस आपको अलाउ करता है वो लिखिए। उसके बाद जिस तरह का प्रारूप बनाना है, अगर आपको पूरा 2 पन्ना मिला है तो आप चाहे तो पूरे एक पन्ने पे आप जो है परिभाषा विशेषताएं लिख दीजिए, दूसरे पन्ने पर प्रारूप बना दीजिए। अगर आपको एक पन्ने में ही एडजस्ट करना है तो आधे पन्ने में आप जो है आधे से कम में आप प्रारूप और विशेषताएं लिख दीजिए और जो है आपको पूरा प्रारूप बना दीजिए। देखिए इसमें आपको प्राथमिकता देनी है प्रारूप को, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान मेन प्रारूप पे जाता है, इसलिए प्रारूप आपका बड़ा बना होना चाहिए, अच्छा और व्यवस्थित बना होना चाहिए। विशेषताएं 1-2 कम हो जाएंगी तब भी कोई जो है आपके नंबर पे फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो जैसे ये हमने लिखा, सबसे पहले प्रश्नोत्तर 3 का लिख दिया, उसके बाद जो है उसकी एक परिभाषा दे दी, ये परिभाषा हो गई। उसके बाद हमने जो है 5-6 विशेषताएं जो हमको याद है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हमने लिखित प्रारूप इसका बना दिया। आप उदाहरण वाला भी बना सकते हैं लिखित प्रारूप में, आपको कोई जो है पूरी छूट है। ठीक है, ये इसीलिए मैंने दूसरा बना के दिखा दिया कि अगर आप चाहें तो आप ये जो है ये भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है। अब चलते हैं अगले पन्ने पर। अब आपको अगले पन्ने पर प्रश्न लिखा हुआ मिला, कार्यालय ज्ञाप का आशय एवं प्रयोजन। ठीक है, अब आशय एवं प्रयोजन का मतलब फिर वही है कि आपको प्रयोजन का मतलब क्या होता है, उद्देश्य, यानी विशेषताओं में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो आप सबसे पहले परिभाषा लिख दीजिए। परिभाषा में तो सारी चीज़ें वैसे भी कवर हो जाती हैं कि इसका प्रयोजन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका आशय क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद 4 से 5 विशेषताएं आप जो है लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ लिखा है उदाहरण का आलेखन कीजिए। तो उदाहरण का आलेखन अब हमारे पास बिल्कुल डिटरमाइंड है कि उदाहरण ही बनाना है, उदाहरण लिख दीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी का नाम कभी नहीं लिखना है और पता भी ना लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। आप जनपद का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी का बहुत स्पेसिफिक पता मत डालिएगा कि 29 सोनिया बिहार, इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं उसका। उससे अच्छा जो है काखागा, आबासा, ये सब लिख दीजिए, क्योंकि पेपर में भी लिखा रहता है कि जो है कभी भी किसी का नामोल्लेख नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जिसका भी दिया गया है काखागा लिख दिया गया है। ठीक है, अधिकारियों का नाम आपको नहीं लिखना है उदाहरण में, उसमें काखागा, आबासा जो भी लिखना है वो लिखिए। ठीक है, तो ये आपका प्रारूप बन गया। इस तरह से ये हमने एक पन्ने पर परिभाषा और प्रारूप की विशेषताएं लिख दी और उसके बाद अगला पन्ना हमको पूरा मिला हुआ था तो हमने जो है इसका उदाहरण बना दिया। फिर तीसरा ये पूरा उदाहरण है, इसको क्लोज लुक में आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है प्रशासनिक शब्दावली, जिसको हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। इसमें जो है लगभग शायद 2 पन्ने मिलते हैं, मैंने एक ही पे इसको एडजस्ट कर दिया है। 10 नंबर का आपको अंग्रेजी का हिंदी और हिंदी का अंग्रेजी करना है। इसमें कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि क्या कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग थोड़ी सी भी खराब है और आपको लगता है कि एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है आपकी राइटिंग से, तो आपको अच्छा से जो है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ प्रोटोकॉल, तो आप आराम से जो है अच्छा सजा के लिखिए प्रोटोकॉल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी राइटिंग ठीक है तो आप जैसे रेगुलर लिखते हैं वैसे लिखिए।
ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अंग्रेजी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप उसको आकर्षक बनाने के लिए आप जो है कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं, कोई नंबर इसमें नहीं कटेंगे। एक सावधानी यहाँ रखनी है, कभी भी दो अर्थ नहीं लिखने। मान लीजिए वर्डिक्ट का एक मीनिंग आपको पता है अभिनिर्णय, और एक निर्णय पता है, ठीक है। तो आपको ऑब्लिक करके दो नहीं लिखने हैं, आपको हमेशा एक ही लिखना है जो आपको बेस्ट पता हो, ठीक है। दो पर आपके नंबर कट सकते हैं। इसमें क्या संभावनाएं होती हैं नंबर्स की? अच्छा हाँ, हमने पत्र पे तो चर्चा ही नहीं की नंबर के बारे में, ठीक है। देखिए पत्र अगर आपका इस तरह से, आपने उदाहरण प्रारूप सब लिख दिया बढ़िया से, इस तरह से बहुत विधिवत व्यवस्थित बना दिया है, तो आपको 6 से लेके 7 नंबर तक 8 में मिल जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। 6 से कम नहीं मिलेगा अगर आपने सब कुछ बहुत बढ़िया से किया है, ठीक है। लेकिन आपने थोड़ी सी भी गलतियां की हैं, आपने मात्रा पाई की गलती कर दी, आपने कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाया है, आपने जो है कुछ और जो है ऐसा किया, मतलब कहीं पर कटिंग वगैरह कर दी है, तो आपको तुरंत जो है 4 से 5 के बीच में एग्जामिनर समेट देगा। और औसत नंबर जो लोगों का देखने को मिलता है वो 4 से 5 ही देखने को मिलता है 8 में। तो इस तरह से 8 तिहाई 24 में जो है अगर आप 5 तिहाई 15 पाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है। यानी आपको हर हालत में यहाँ पर 6 या 6 प्लस ही रहना है। 7 से ऊपर नंबर किसी के भी नहीं सुने गए हैं, तो 6 और 7 ये अधिकतम अंक है, यहाँ तक आपको पहुँचने का प्रयास करना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि 20 में यहाँ पर आपको पूरा 20 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सही का मतलब सही, गलत का मतलब गलत। अगर आपने जरा सा भी प्रोटोकॉल में ये वाला ओ नहीं लिखा है तो आपको ये नहीं कि 1 नंबर वो देगा, आपको सीधा सीधा 0 नंबर मिलेगा, इसको काट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गलती की कोई भरपाई नहीं है। अगर आपने गलती की है तो वो पूरा ही क्वेश्चन आपका 2 नंबर का 2 नंबर कट जाएगा, सही है तो आपका 2 को 2 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं, ये देखिए इसको हमने थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने के लिए लिखा, प्रश्नोत्तर करके आप इसको जो है 1 2 3 4 ये आपके सामने छपा होगा, इधर वाला आपको लिखना होगा। जैसे ऊपर एक साथ लिख दिया जाता है पेपर में, है ना, तो आप चाहें तो इसको जैसे मोचन को हमने रिडम्पशन यहाँ लिख दिया, आप नीचे लिख सकते हैं, इतना समय रहता कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद जो है आता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे लोकोक्तियों में 5 मुहावरे एक साथ आपको छपे रहेंगे और उसी पेज पे आपको 5 की आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो आप चाहें तो 1 नंबर डाल के मुहावरा दोबारा मत लिखिए, ठीक है। प्रश्नोत्तर 4 गा का 1, क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर 4 गा का 1, ठीक है। उसके बाद सीधे आप लिखिए अर्थ, मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग 2 से 3 लाइन 4 लाइन तक मैक्सिमम लिखिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और वाक्य प्रयोग में जहाँ पर आपका ओरिजिनल मुहावरा या लोकोक्ति आ रही है, जैसे यहाँ लिखा आंखों का तारा, आपसे पूछा होना था आंखों का तारा होना, आंखों का तारा यहाँ पर आ रहा है आपके वाक्य प्रयोग में, तो आप उसको जो है अंडरलाइन कर दीजिए या दूसरे पेन से लिख दीजिए, ब्लैक पेन से, जिससे वो हाईलाइट हो जाए इस तरह से, ठीक है। चंदन अपनी माँ के आंख का तारा है, ठीक है। अब आंख का तारा हमने इसको हाईलाइट कर दिया, एग्जामिनर को पता चल गया कि हाँ वाक्य प्रयोग में वो आ गया है। और वाक्य प्रयोग हमेशा ऐसा करना चाहिए कि उसमें पूरा का पूरा जो है जो हमारा लोकोक्ति या मुहावरा है वो एज इट इज रिपीट हो जाए। तो ये एक पेज होगा, इसमें एक पेज से ज़्यादा नहीं मिलता है, हो सकता है किसी एग्जाम में मिल जाए, है ना, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नियम भी नहीं है। फिर कंप्यूटर के लिए आपको लगभग 2 पन्ने मिलते हैं, 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, पर्याप्त स्पेस होता है, थोड़ी एक पन्ने पे 3 प्रश्न और दूसरे पे अगले पे जो है 2 होते हैं, ऊपर भी स्पेस छूटा होता है, यानी कुल मिला के 2 पन्ने पे 5 प्रश्न आपको करने, 50 शब्द का लिखना है। यहाँ पर जो है अब पहले मुहावरे में मार्किंग की बात कर लें। मुहावरे में भी यही कहानी है कि अगर आपने कोई गलती की है, इसमें जो है कहीं पे मान लीजिए आपने बात को बत लिख दिया गलती से, तो वहाँ पर एग्जामिनर ऐसे गोला बनाएगा और आपको 1 नंबर दे देगा, बाकी चीज़ें आपकी जबकि सही थी, ठीक है। अगर आपने कोई गलती नहीं की है, वाक्य प्रयोग भी अच्छा है, अर्थ भी सही लिखा है, तो आपको 2 में 2 मिलेगा, ठीक है। अगर जरा सी भी आपने मात्रा पाई की गलती की है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और हो सकता है अगर आपने अर्थ सही नहीं लिखा है, वाक्य प्रयोग सही किया है, तो अब भी आपको 0 नंबर मिलेगा। तो पहली प्रायोरिटी आपकी है कि आपका अर्थ सही होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपका वाक्य प्रयोग भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ये मार्किंग आपने समझ ली। इसमें भी अब हम मार्किंग की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा
माइक्रो कंप्यूटर क्या है। ठीक है, अब इसको हम जो है 50 शब्दों में लिखना है और ध्यान रखिएगा कि जितना पूछा है उतने का ही कंप्यूटर में उत्तर देना है। इस चीज़ पे भी नंबर कट जाते हैं कि अब आपसे माइक्रो कंप्यूटर पूछा गया है, अब आप जो है सुपर कंप्यूटर के बारे में भी आप उसी में लिखने लगे ज़बरदस्ती अपने उत्तर को खींचने के लिए। ऐसी स्थिति में आपके नंबर कट जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है तो माइक्रो कंप्यूटर पे ही आपको फोकस करना है, उसके उदाहरण बताने हैं, उसका उपयोग बताना है, उसकी टेक्नोलॉजी बतानी है। मतलब कुल मिला के 5 लाइन 4 लाइन में आपको उसके बारे में लिख देना है। 50 शब्द वहीं पर पूरे हो जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि क्या हम इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हमको लिखना है AI, तो आप AI लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखना है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप आर्टिफिशियल लिखेंगे, आर्टिफिशियल। समझ गए बात को, मतलब आपको उसको देवनागरी में लिख देना है। अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि रैम का फुल फॉर्म लिखिए, तो जो है आप इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी इंग्लिश में लिख सकते हैं, उससे आपके नंबर नहीं कटेंगे। एप्पल लिखना है तो आप इंग्लिश में एप्पल लिख सकते हैं। आपको रोम लिखना है तो ROM लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से इंग्लिश का आपको न्यूनतम प्रयोग करना है, लेकिन जिनके एब्रिविएशंस होते हैं उनको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। जैसे ये LLL है तो हमने इसको जो है लो लेवल लैंग्वेज हिंदी में नहीं लिखा, हमने क्या किया, उसको देवनागरी में कर दिया। मतलब इंग्लिश में न लिख के हमने उसको देवनागरी में कर दिया। तो इस तरह से कंप्यूटर में सीधा सीधा आपको 2 में 2 भी मिल सकता है, 2 में 1 भी मिल सकता है। अगर आपने सटीक लिखा है तो आपको 2 में 2 मिल जाएगा, नहीं तो 2 में 1 भी मिलेगा। और सब कुछ बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी कॉपी राइटिंग के तरीके पर। अब कॉपी राइटिंग का जो तरीका है, एक बार जो है हम उस पर भी चर्चा कर लें कि उसका कितना प्रभाव होता है। देखिए एक चीज़ आप भी जान लीजिए कि अगर आप एक परीक्षक हैं और आपके सामने एक साफ़ सुथरी बहुत अच्छी सी बिना कटिंग की, बिना जो है गलती वाली और बढ़िया अलाइनमेंट वाली और एक जैसे फॉन्ट, एक जैसा गैप, सामान्य अक्षर में लिखी हुई कॉपी आती है, यानी सुलेख वाली कॉपी आती है, अच्छी राइटिंग वाली कॉपी आती है, तो आप इम्प्रेस होंगे। ठीक है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, चाहे वो एग्जामिनर हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो। वहीं से आपकी एक धारणा बन जाती है कि ये लड़का जो है बहुत ही अच्छा, या ये विद्यार्थी जो है काफ़ी सिंसियर है, तो आप तुरंत जो है मार्क्स देने का तरीका बदल जाता है। तो ये मान लीजिए कि राइटिंग मैटर करती है, बिल्कुल मैटर करती है। जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, बहुत ही व्यवस्थित लिखते हैं, साफ़ सुथरा लिखते हैं, वो हमेशा जो है इसके विपरीत वाले से 10 से 15 नंबर हमेशा ऊपर ही ले जाते हैं, अगर टोटलिटी में मार्क करें। मान लीजिए कि जो है ये एक निबंध है। ठीक है, हम निबंध की उदाहरण लेके करते हैं। अगर बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है, काम चलाऊ राइटिंग लिखी गई है, साफ़ सुथरी है हालांकि, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है और बीच में छोटी मोटी गलतियां हैं, तो क्या होगा, एग्जामिनर आपको 23 नंबर दे देगा। 40 में 22 से 23 नंबर दे देगा और आपको टाल देगा। ठीक है, वहीं पर वही सेम निबंध अगर अच्छी राइटिंग में लिखा गया है, 2 लाइनों के पीछे प्रॉपर गैप है, अलाइनमेंट भी अच्छा है, पैरा छोटे छोटे लिखे हैं, सामान्य जो है लिखे हुए 5-6 लाइन वाले, और बीच बीच में हाईलाइट किया गया है, सजाया गया है। ठीक है, तो आपको कितने मिल जाएंगे, 27 नंबर 28 नंबर तक मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है राइटिंग का। इसलिए अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं या आप जो एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, दोनों स्थितियों में आपको राइटिंग भी संभाल के रखनी होगी, राइटिंग पर भी आपको कमांड करना होगा। इसीलिए जो है इतना ज़्यादा अभ्यास हम लोग जो है अपने ग्रुप में कराते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है हो गया सेगमेंट। तो अगर जैसे जो हमने औसत मार्कों की बात की कि किसमें कितना मिलता है, तो आप जोड़ेंगे कि तो 70 नंबर तक एक अच्छे विद्यार्थी को नॉर्मली मिल जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखेगा तो उसको 75 तक जो है मिल जाएगा। ठीक है, वो लिमिटेशन है कि 100 में 75, और बहुत ही बिरला कोई होगा और एग्जामिनर का मूड अच्छा होगा, एग्जामिनर का सोचने का तरीका अलग होगा, थोड़ा सा एग्जामिनर लिबरल होगा, तो कहो 80 नंबर भी दे दे, लेकिन जो है ऐसा बहुत ही रेयर है। अब हम आते हैं निबंध लेखन पर। निबंध लेखन पर जो है हम लोगों ने कई और वीडियोस में भी बात की, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करेंगे। तो ये जो है 2023 के लिए हमने जो है टॉपिक दिए हैं। जितने हमने निबंध में अभ्यास कराए हैं, लगभग 70 से 72 निबंध हमने
पूरे बैच में कराए हैं, वह उसकी पूरी की सूची है और उसमें से 22 निबंध हमने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में करते हुए दिए हैं। ठीक है, तो निबंध में यही अच्छी बात है कि आप पहले से डिसाइड कर लें कि आपका फेवरेट एरिया क्या है। जैसे खंड का में क्या होता है, एक तो साहित्य और संस्कृति हो गया, दूसरा आपका सामाजिक क्षेत्र हो गया, तीसरा राजनीतिक क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब आपको मान लीजिए साहित्य और संस्कृति में रुचि है, तो साहित्य संस्कृति में जितने भी मोस्ट प्रोबेबल निबंध हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर 6 निबंध लिखे हैं, तो आप 6 के 6 बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से तैयार कर लीजिए। और साहित्य संस्कृति में से एक राजनीतिक में से एक और सामाजिक क्षेत्र में से एक या दो, अगर आप जितनी आपकी क्षमता है उसको तैयार कर लीजिए, तो आपको मतलब इस खंड में केवल एक करना है, वो आपका हो जाएगा। इसी तरह से खंड 2 में पहला है विज्ञान पर्यावरण प्रौद्योगिकी, दूसरा है आर्थिक क्षेत्र, तीसरा है कृषि और व्यापार। ठीक है, और इसमें जो है आप जो आपका फेवरेट टॉपिक है उस पर मैक्सिमम निबंध तैयार कर लीजिए। जो आपको लगता है कि हम उसमें आपातकालीन स्थितियों में ही लिखेंगे, उसको जो है उनके लिए केवल बैकअप प्लान के तहत जो है आप 2-2 निबंध उनके जो है जो मोस्ट प्रोबेबल हैं उस साल के, वो तैयार कर लीजिए। ये जो है इस साल के लिए जितने भी मोस्ट प्रोबेबल हैं वो हमने सूची बनाई है, हमारे छात्रों को हमने दिया भी था। ठीक है, तो ये इस तरह से तीसरे सेगमेंट में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करंट अफेयर्स, फिर प्राकृतिक आपदाएं, और तीसरा सेगमेंट होता है राष्ट्रीय विकास की योजनाएं। योजनाएं वाला भी बढ़िया है, आपदा पर लिखना आसान है। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा ये दिक्कत है कि करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कौन सा मुद्दा बहुत ज़्यादा चर्चित है उसको लेके जो है हमको सोचना पड़ता है, तो काफ़ी सारे निबंध हमको तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन जो है अगर आप करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप इसको पढ़ते आए हैं, तो करंट अफेयर्स में भी जैसे अगर देखा जाए इस साल आतंकवाद काफ़ी चर्चा में रहा। ठीक है, ट्रंप का टैरिफ बहुत चर्चा में रहा, यानी कि जो है मतलब कुल मिला के भारत की विदेश नीति किसी भी एंगल से पूछी जा सकती है। ठीक है, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क जो है नेपाल में समस्या है, इस समय बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर पे भी निबंध आ सकता है। उसके अलावा चाइना से हमारी तल्खियाँ चल रही हैं, फिर मिडिल ईस्ट से हमारे संबंधों को लेके बहुत चर्चा है, रसिया से संबंध है, अरब कंट्री से संबंधों पर है। ठीक है, यूक्रेन वार है, तो ये सब जो है इसमें हमने इसको कवर कराया है। और इसी तरह से प्राकृतिक आपदाओं में इस साल बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आई हैं। ठीक है, उत्तराखंड में आप देख लीजिए, चाहे धराली की घटना हो, आप पुराना जो है केदारनाथ की घटना देख सकते हैं, फिर हिमाचल में जो है बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं। तो आप जो भी रिसेंट में है, अगर आप जो है खुले दिमाग से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है आप उसको कर लेंगे। अब निबंध में हम ये चर्चा कर लें कि निबंध में औसत नंबर कितने मिलते हैं। ठीक है, देखिए अगर एक सामान्य विद्यार्थी औसत राइटिंग में और औसत तरीके से निबंध लिखता है तो उसको जो है 23 से 24 नंबर दिया जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा उसने गलती भी नहीं की है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का भी नहीं लिखा, तो उसको 23-24 मिलता है। ठीक है, तो वो जो है 70 तक जो है जाकर 70 के नीचे सिमट जाता है। वहीं पर जिन लोगों का निबंध अच्छा है, बहुत अच्छी सी प्रस्तावना लिखी है, राइटिंग बहुत शानदार है और उन्होंने सब सीमा का भी पालन किया है, बीच बीच में कोटेशंस का यूज़ किया है। ठीक है, कोटेशंस के यूज़ पे एक बात याद आई कि कोटेशंस को ज़बरदस्ती नहीं लिखना। अगर आपको कोटेशन याद है तो आप लिखिए, नहीं याद है तो मत लिखिए। लेकिन कुछ सेगमेंट है, जैसे स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, साहित्य एवं संस्कृति हो गया, राजनीति हो गया, जिनमें स्टैटिक मैटर ज़्यादा है और करंट अफेयर्स से वो कम जुड़ा हुआ है, वहाँ पर अगर आप लिखते हैं कोटेशंस अच्छे, लेकिन वो वहाँ पर बिल्कुल सटीक बैठने चाहिए। ऐसा नहीं लगा कि आप बात महिला सशक्तिकरण कह रहे हैं और लिखत कोटेशन लिख रहे हैं जो है किसी और टॉपिक पे, दहेज प्रथा पे या किसी और चीज़ पे लिख रहे हैं। जो आप टॉपिक की बात कर रहे हैं सेम उसी से रिलेटेड वो होना चाहिए। पर्यावरण में आप कोटेशन लिख रहे हैं तो पर्यावरण पे ही होना चाहिए, फिर वो विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसमें एक निबंध लिखने के लिए लगभग 8 पन्ने मिलते हैं, कभी कम भी होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। 8 पन्ने पर्याप्त से ज़्यादा होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति जो 900-1000 वर्ड लिखता है वो 5 पन्ने में एक सामान्य राइटिंग में आ जाता है। 3 पन्ना 2.5 पन्ना उसका तब भी बच जाता है। तो कभी भी ये प्रयास मत करिए कि आपको ज़बरदस्ती जो है पन्ने ख़त्म ही करने हैं।
या 8 पन्ने मिले हैं तो 8 पन्ने हमको अगर नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर कहीं से आपके मन में ये भ्रम हो तो उस भ्रम को निकाल दीजिए, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे नंबर की। अगर किसी ने बहुत शानदार लिखा है, हर तरह से अच्छा लिखा है, तो उसको 27 से 28 नंबर तक मिल जाते हैं। कभी कभी 29-30 भी सुना गया है, तो ऐसे लोग 90 भी क्रॉस किए हैं, ऐसे उदाहरण हैं और हमारे ही पिछले बैचों में हैं, ठीक है। तो निबंध में हमेशा आपका प्रयास होना चाहिए 75 प्लस का। 75 प्लस लाने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आपको 25 के औसत से नंबर प्राप्त करने हैं। और औसत मैं शब्द क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि समय की जो व्यवस्था है, अगर आप बहुत अच्छा आपने अभ्यास नहीं किया है, खूब सारे मॉक नहीं लिखे हैं, तो आप पहला निबंध बहुत शानदार लिखेंगे, राइटिंग भी अच्छी होगी, दूसरे में आप अपना स्तर गिराएंगे और तीसरे में आप बिल्कुल ही गिरा देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पहले में आपको 28 मिला, दूसरे में आपको 26 मिला और तीसरे में आपको 22 मिला, तो फिर जाके औसत आपका 25 का ही हो जाएगा, इसलिए मैं औसत की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप एक समान लिखते हैं, सभी को बराबर समय देते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है 75 वाला जो टारगेट जो है क्लियर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें बतानी चाहिए थी वो मैंने बता दी। हाँ, निबंध में आप जिन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं उनको जो है आप सीधा सीधा ब्लू पेन से भी और या ब्लैक पेन से आप जो है उसको नीचे हाईलाइट कर सकते हैं, उसके नीचे लाइन खींच के अंडरलाइन कर दीजिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 2 शब्द यहाँ पे हाईलाइट किए, 2 शब्द यहाँ पर अंडरलाइन किए, 2 यहाँ पर किए, 2 यहाँ पर किए, 2 यहाँ पर किए, तो ऐसे नहीं, ये इस तरह से नहीं होता है। आपको जो बताना है, और एक पैरा में पता चला 4 जगह अंडरलाइन है, वो भी नहीं होना चाहिए। एक पैरा में अधिकतम 2 जगह आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। ऐसा ना लगे कि आप जबरदस्ती जो है पूरी कॉपी को गोद दे रहे हैं, ठीक है। और ये जो एक एक शब्द वाला होता है, कई सारे हमारे विद्यार्थी भी करते हैं, उनको खैर हमने अब सिखा दिया है, एक एक शब्द नहीं करना है। जो आपको वाक्यखंड समझ में आता है कि ये हमको एग्जामिनर को दिखाना है, ये हमने बड़ा स्पेशल लिखा है, आप चाहिए तो उसको दूसरे पेन से भी लिख सकते हैं। आप ब्लू से मान लीजिए पूरा निबंध लिख रहे हैं, आप ब्लैक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो अंडरलाइन। और हमेशा ध्यान लिखिए, प्रस्तावना पे बहुत सोच समझ के करिए। प्रस्तावना में पूरा जितना आप अपना कौशल लगा सकते हैं, प्रस्तावना और निष्कर्ष पे लगाइए। इसके लिए 5 मिनट 10 मिनट का समय देके पहले उस निबंध का फ्रेमवर्क बनाइए रफ कागज पर, उसके अकॉर्डिंग ही आप लिखेंगे तो आप सारी चीज़ें ला पाएंगे। निबंध में बहुत ही कभी कभी खराब मार्किंग भी होती है, मतलब अधिकांश लोगों को खराब मार्किंग ही मिलती है, 20-22 ये भी स्थितियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो हमको अगर 25 का औसत लाना है तो आपको अच्छा निबंध लिखना पड़ेगा, हर तरह से सधा हुआ सुगठित निबंध लिखना पड़ेगा एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए। और निबंध में करंट अफेयर्स का जितना ज़्यादा यूज़ होगा, जितना ज़्यादा प्रयोग होगा, आंकड़ों का भी समुचित प्रयोग होना चाहिए, तथ्यों का भी होना चाहिए। कुल मिलाकर एग्जामिनर को ऐसा दिखना चाहिए कि आपको इस टॉपिक के बारे में आपने किताबी ज्ञान नहीं है, आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, आपको इसको इस बारे में करंट की चीज़ें भी पता है, ठीक है, आपने कहीं से रट के नहीं लाए हैं। तो जैसे इस बार जो है हमने जो दिया है उसमें जैसे अभी जी राम जी योजना भी मनरेगा का जो नया रूप है वो भी था, बाकी ये सभी योजनाओं में दिया है। योजना भी अच्छा होता है, योजना लिखना आसान होता है। तो मित्रों, ये पूरी चर्चा का जो जीस्ट है वो ये है कि हम 280 कैसे ला सकते हैं, ठीक है। 280 लाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण टास्क है। इसके लिए आपको बहुत धैर्य से परीक्षा कक्ष में जो आपने अभ्यास किया है वो आपको वहाँ काम आएगा। कुछ भी पढ़ने में गलती मत करिए, जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में मत लिखिए, ठीक है। और ये ध्यान रखिए कि निबंध और आलेखन आपको केवल सबके बीच ले जाकर बराबरी से खड़ा करेंगे, ठीक है। मेरी इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा। निबंध और आलेखन जो परंपरागत पेपर होता है, निबंध कितने का 120 का, आलेखन कितने का जो है 100 नंबर का, ये आपको सबके ले जाके बराबरी में खड़ा कर देता है। लेकिन अगर आपको सबको क्रॉस करके मेरिट में जाना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको केवल और केवल ऑब्जेक्टिव पेपर ही ले जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब आपका 120 + 60, और उसमें हिंदी को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। हिंदी में पिछले बार के ऐसे ऐसे सिलेक्शन हैं जिनके 40-42 नंबर हिंदी में हैं, वही टॉप कर सकते थे अगर वो 52 नंबर पाए होते, लेकिन वो 42 नंबर पाए तो बस जैसे तैसे पास हो गए, मतलब सिलेक्शन हो गया।
तो कुल मिलाकर सिलेक्शन जो कराएगा, जो आपको मेरिट मिले जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव पेपर ले जाएगा। आलेखन और निबंध आपको रेस में बनाए रखने के लिए 70 और 75 प्लस आपको इसमें निकालना ही निकालना है, जिससे आप सबके समान रूप से रेस में बराबर दौड़ते रहें। लेकिन रेस में आपको लीडर बोर्ड को अगर प्राप्त करना है तो ऑब्जेक्टिव को आपको साधना होगा। 130 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव में हर हाल में जाना ही जाना होगा। ठीक है, तो अपने आप को संतुलित रखिए, प्रसन्न रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप परीक्षा में जाइए तो ये मान के जाइए कि ठीक है, हमने जितना पढ़ा है, हमसे जितना बन पड़ा है, हमने अपना बेहतर से बेहतर प्रयास किया है। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो जो मुझे आता है उसको मैं अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूँगा। जितना सुंदर, जितना अच्छा, जितना एकाग्र होके जो सर ने बताया, जो और लोगों से हमने सीखा, जहाँ से भी हमने पढ़ा, हम उसका पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करेंगे। जो सावधानियाँ रखने को कहीं वो रखेंगे। तो कोई भी आत्मग्लानि, कोई भी जो है अपराध बोध मन में लेके एग्ज़ाम हॉल तक मत जाइए। ये सब चीज़ें घर पे ही छोड़ दीजिए। वहाँ जाइए प्रसन्न मुद्रा में, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, कॉन्फिडेंस के साथ में, और कॉन्फिडेंस के साथ में वहाँ पर पेपर मिलेगा, आप उसको लिखिए। सब कुछ आपको आता है। ठीक है, अपना जो है मन स्थिर रखिए, धैर्य के साथ में, बिना हड़बड़ाहट पूरा का पूरा पेपर पढ़िए, प्लानिंग करिए। समय सीमा का जो टाइम मैनेजमेंट कर ले गया, ये जो पूरा पेपर है मेंस का, ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है। अगर आप बेहतर टाइम मैनेजमेंट कर गए तो आपको जो है सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपने दिल से जो है आपको आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाली परीक्षा में आप जो है, जो आपका सपना है उसको साकार कर सकें, अपने माँ बाप के सपने को साकार कर सकें, और जो आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है वो करके आए। सिलेक्शन होना या ना होना वो उसके बाद की चीज़ है, उसके आगे की चीज़ है। आपको कभी ये आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए अपने अंदर कि मुझे आता था और मैं कर नहीं पाया, मुझे मौका मिला था और मैं उस मौके का लाभ नहीं उठा पाया। ठीक है, तो इस अवसर को मत चूकिए। इस अवसर का जो है, इस अवसर को परिणाम में परिणित कीजिए। यही संकल्प लेके इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। ऑल द बेस्ट। नमस्कार। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु T-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है।
हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है। इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।